तो हम बात कर रहे थे कि वेदर द इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनीज अदर देन बैंकिंग कंपनीज और इन्वेस्टमेंट कंपनी इन फॉर्म ऑफ शेयर डिबेंचर एंड अदर सिक्योरिटीज हैव बीन सोल्ड एट अ प्राइस लोअर देन द कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट से कम में तो नहीं बिक गए हैं। क्या चीज़? कोई भी शेयर्स, डिबेंचर या फिर अदर सिक्योरिटी, वो उनकी कॉस्ट से कम में तो नहीं बिक गए हैं। ठीक है, अब लेकिन ये चीज़ बैंक और इंश्योरेंस के लिए तो अप्लाई नहीं होगी। अपेरेंटली दिस इज़ द मैटर ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर। तो ये वेरिफिकेशन कौन करेगा? ऑडिटर। द इंटेंशन हाउएवर, तो इंटेंशन ये नहीं है कि हम ये पता करें कि लॉस हैज़ ऑकर्ड ड्यू टू सेल, तो कि सेल के कारण ही ये लॉस हुआ, ये पता करना इंटेंशन नहीं है। द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू इंक्वायर इनटू सर्कमस्टेंसेस, उसका काम क्या है कि वो सर्कमस्टेंसेस को इंक्वायर करे। ठीक है, ऑफ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसके कारण ये लॉस में बिका है। उसको अपना लॉस नहीं पता करना, उसको ये पता है किन किन सर्कमस्टेंसेस में, क्या सर्कमस्टेंसेस है कि हमको ये लॉस में बेचना पड़ा। ऑब्वियसली द ड्यूटी कास्ट ऑन हिम इस प्रोप्राइटरी बेस्ड। ठीक है ना, ये तो प्रोप्राइटरी बेस्ड ही है, नहीं तो किसी को क्या करना है? अपने लॉस में बेचो या प्रॉफिट में बेचो। दैट इज रीजनेबलनेस ऑफ डिसीजन टू सेल एट अ लॉस, यानी इसमें हमको फिर रीजनेबलनेस चेक करनी है। अच्छा, ऊपर हमने सबसे पहले वाले में क्या चेक किए थे? ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स एंड रीजनेबलनेस। दूसरे वाले में सिर्फ ऑब्जेक्टिव चेक किए थे। इसमें हम फिर दो चीज़ें चेक करें। क्या सिर्फ इसमें हम एक ही चीज़ चेक करें, क्या रीजनेबलनेस ऑफ डिसीजन टू सेल एट लॉस। क्या रीज़न था? रीजनेबलनेस मतलब रीज़न एबलनेस, क्या वो रीज़न एबल था, यानी कि वो रीज़न था या नहीं है उसके बीच। अब सोचो, ये रीजनेबल वर्ड हम कितनी बार सुनते हैं लेकिन कभी इस तरह से नहीं सोचते कि रीजनेबलनेस का मतलब क्या होता है। रीज़न एबलनेस ऑफ द डिसीजन टू सेल एट अ लॉस। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स एक्सरसाइज ऑफ जजमेंट। इसमें क्या होता है? अब इसका फिर जजमेंट होगा। क्या? इट इन्वॉल्व एक्सरसाइज ऑफ जजमेंट हैविंग रिगार्ड टू सर्कमस्टेंस। अब ये ऑडिटर काम है कि ऐसी सर्कमस्टेंस की जजमेंट करे कि हाँ वो रीजनेबल था कि कंपनी को बेचना ही पड़ जाए उसको लॉस पे। ठीक है, मतलब ज़बरदस्ती लॉस पे ना बेच दे कंपनी, ये उसको चेक करना है, यही प्रोप्राइटरी है। ठीक, अब फिर से एक बार ऊपर से इसको भी जरा फिर से समझेंगे। वेदर द टर्म्स ऑफ ऑन विच सिक्योर लोन्स एंड सिक्योर एडवांसेज हैव बीन मेड, मतलब जो कंपनी ने दिए हैं लोन्स या एडवांसेज, आर प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और इट्स मेंबर, वो कहीं प्रिजुडिशियल तो नहीं है कंपनी के इंटरेस्ट के लिए या फिर मेंबर के इंटरेस्ट के लिए। इट मे बी अप्रिशिएटेड, ये चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। क्या? कि टर्म्स ऑफ द लोन्स इंक्लूड, कि टर्म्स ऑफ द लोन्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो? सिक्योरिटी, इंटरेस्ट, रीपेमेंट और अदर बिजनेस कंसिडरेशन। इंटरेस्ट, सिक्योरिटी, रीजनेबलनेस और अदर बिजनेस कंसिडरेशन। तो ऑडिटर, अब ऑडिटर का काम क्या है? हैज़ टू इंक्वायर। ऑडिटर का काम क्या है? इंक्वायर करना है। वेदर द टर्म्स आर सच, ऐसी टर्म्स हैं क्या? दे कैन बी एडजस्ट एज प्रिजुडिशियल टू लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और इट्स शेयर होल्डर्स। तो अब ऑडिटर को क्या देखना है कि भाई ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है ये कहीं लेजिटिमेट इंटरेस्ट से प्रिजुडिशियल तो नहीं, प्रिजुडिशियल यानी उसके खिलाफ तो नहीं है, इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी के भी और शेयर होल्डर के भी। अब ये इस प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ जजिंग अ सिचुएशन बाय रेफरेंस टू सर्टेन ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स एंड रीजनेबलनेस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स और रीजनेबलनेस, वेदर द टर्म्स एंटर्ड इनटू आर प्रिजुडिशियल और नॉट, नॉट ओनली टू द कंपनी बट ऑल्सो टू द शेयर होल्डर। मतलब दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ जजिंग, ये एक प्रोसेस है जज करने की। क्या? कि सिचुएशन को हम किस रेफरेंस से जज करेंगे? ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स और रीजनेबलनेस से। किससे? दो चीज़ों से, ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड और रीजनेबलनेस। तो हमको वर्ड क्या याद रखना है? ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड और रीजनेबलनेस। यहाँ पर वर्ड यही है। अब जो लोग नहीं पास होंगे ना वो ये वर्ड नहीं लिखेंगे। क्या? ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स एंड रीजनेबलनेस। हमको किससे चेक करना है? ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स भी हैं और रीजनेबलनेस भी है। मतलब भाई लोन देने के तो कुछ स्टैंडर्ड्स होते होंगे ना, तो वो चेक कर सकता है। और रीजनेबलनेस मतलब क्या? कि ये जो लोन दिया है वो क्यों दिया, क्या रीज़न था इसको देने का, इस तरह का लोन। ठीक, वेदर, अब ये पॉइंट नंबर 1 हमने फिर से अच्छे से भी समझ लिया। अब दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट ये था कि केवल अगर बुक एंट्रीज हुई हैं तो वो प्रेजुडिशियल तो नहीं इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी के। ठीक है, तो इसके लिए फिर हमने वो दोनों वर्ड में से कौन सा वर्ड यूज़ किए थे? सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स, उसमें कोई रीजनेबलनेस वगैरह नहीं थे। क्योंकि भाई जो भी आप बुक एंट्री करोगे वो आप ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से करोगे। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की जगह यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ है? ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड। तो इसमें क्या लिखना है? दिस प्रपोजिशन हैज़ गॉट टू बी इनकर्ड इनटू बाय रेफरेंस टू इफेक्ट ऑफ book entries unsupported by
ट्रांजेक्शन्स, मतलब जो ट्रांजेक्शन से सपोर्टेड नहीं है वो बुक एंट्रीज ऑन लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, द ऑडिटर हैज़ टू एक्सरसाइज हिज जजमेंट। अब उसको एक्सरसाइज क्या करना है, उसका जजमेंट बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड। अब वहाँ पर फिर से क्या उसको यूज़ करना है, ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कुछ ट्रांजेक्शन नॉट मैरिली अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, मतलब हो सकता है कि कुछ ट्रांजेक्शन इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी को इफेक्ट ना करें, उसको ये सब चीज़ों को जुडिशियली कंसिडर करना है। बस दैट्स इट, इतना ही हमको लिखना था। तो पहले वाले में ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स एंड रीजनेबलनेस दोनों आ गया, दूसरे वाले में सिर्फ ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स आया, और तीसरे वाले में क्या आया, तीसरे वाले में आया रीजनेबलनेस। और रीजनेबलनेस क्यों आया कि कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट बेची थी और लॉस पे, तो क्या रीज़न था, तो बस रीज़न चेक करेगा वो बस। whether the loans and advances made by the company have been shown as deposit, जो कंपनी ने एडवांस दिए हैं वो लोन दिए हैं क्या, ठीक है। ये सब नेगेटिव पॉइंट चल रहे हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर भी क्या बोल रहा था कि whether the investment of the companies other than banking companies in shares have been sold at a price lower than, whether मतलब ये सब नेगेटिव चीज़ें पूछ रहा है, इसलिए देखो यहाँ पर भी क्या वर्ड यूज़ है, वेदर लोन्स एंड एडवांस, तो लोन्स एंड एडवांस दिखाना है, लेकिन बोल रहा है कि इसको कहीं डिपॉजिट तो नहीं दिखा दिया। अगेन कंसिडरिंग द प्रोप्राइटरी एलिमेंट, रैशनलाइजिंग द प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ लोन्स एंड एडवांस गिवन बाय कंपनी इज मेड। यही तो इसमें प्रोप्राइटरी की देश में यही है, प्रोप्राइटरी मतलब सही तरीके से दिखाया गया है या नहीं। अब लोन्स और एडवांस और डिपॉजिट में तो डिफरेंस होता ही है ऑफकोर्स, है ना। ऐसा वेदर द पर्सनल एक्सपेंडिचर हैव बीन चार्ज टू रेवेन्यू, ठीक है। अब ये तो सबको बनता है, लेकिन हमको वो लिखना है जो भाई इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तुमको बन जाता है, आप बहुत मान हो, लेकिन इसमें क्या लिखा है लिख के आएंगे तभी नंबर मिलेंगे। इसमें क्या लिखा है हम देखते हैं। इट इज़ एन एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल, ये एक एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है क्या, कि एक्सपेंसेस विच आर नॉट बिजनेस एक्सपेंसेस शुड नॉट बी चार्ज टू रेवेन्यू, ठीक है। इतना तो लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो हम लिख सकते हैं कि एक्सपेंडिचर जो कि बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है वो रेवेन्यू में चार्ज नहीं करना चाहिए। द इफेक्ट ऑफ चार्जिंग पर्सनल एक्सपेंडिचर, क्या, चार्जिंग पर्सनल एक्सपेंडिचर टू बिजनेस, ठीक है, इज टू डिस्टॉर्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी एंड टू सिक्योर पर्सनल गेन एट कॉस्ट ऑफ द कंपनी। क्या बोल रहा है वो, द इफेक्ट ऑफ चार्जिंग, मतलब अगर हम चार्ज कर रहे हैं क्या पर्सनल एक्सपेंडिचर को बिजनेस में, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी गिर जाएगी, और इससे सिक्योर क्या हो जाएगा, पर्सनल गेन एट द कॉस्ट ऑफ द कंपनी। कंपनी की कॉस्ट पे आप एक पर्सनल गेन कर रहे हो, ठीक। ऑब्वियसली प्रोप्राइटरीज इन्वॉल्व, ठीक है, इसमें तो प्रोप्राइटरी इन्वॉल्व है। इज हाईली इम्प्रॉपर एंड एब्यूसिव, हैंस दिस प्रोविजन, ओके। तो ये प्रोविज़न क्यों, ऐसे कैसे प्रोप्राइटरी, देखो प्रोप्राइटरी में हमने वो 3 वर्ड्स यूज़ किए थे, इनफ्रक्चुअस, इम्प्रॉपर और अवॉइडेबल। उसमें से एक वर्ड यहाँ पर आ गया जिसका क्या वर्ड है वो इम्प्रॉपर। क्या वर्ड है, इम्प्रॉपर, हाईली इम्प्रॉपर, क्या है वो वर्ड, इम्प्रॉपर एंड अब्यूसिव, हैंस दिस प्रोविज़न, ठीक। ऐसा करना अब्यूसिव है नहीं, गाली समान है कि भाई आप अपना खर्चा कंपनी में खर्चे में दिखा रहे हो, तो ये दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, ऐसा आपको नहीं करना। इन केस इट इज़ स्टेटेड इन द बुक्स एंड पेपर्स ऑफ द कंपनी, अगर ऐसी चीज़ें बुक्स एंड पेपर्स में लिखी हो क्या, कि शेयर्स हैव बीन अलॉटेड फॉर कैश, कि कैश में शेयर्स अलॉट किए हैं, तो क्या कैश सही में रिसीव हुआ है, ठीक है, क्या कैश सही में रिसीव हुआ है, एंड अगर कैश नहीं रिसीव हुआ है एंड नो कैश एक्चुअली रिसीव, वेदर द पोजीशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट इज करेक्ट और नॉट, ठीक है, रेगुलर एंड नॉट मिसलीडिंग, करेक्ट, रेगुलर और नॉट मिसलीडिंग है या नहीं, ठीक। अ कंट्रोल हैज़ बीन सेट अप टू वेरीफाई द रिसीप्ट ऑफ कैश इन केस ऑफ allotment of shares for cash. Further, if cash is not received, the books of accounts and statement of affairs show the true picture. तो कैश नहीं आया तो वो बताएं कि हाँ भाई कैश नहीं आया, जैसा भी हुआ है वैसे बता दें। Cost records and the provisions of cost audit are designed to inculcate cost consciousness in the management and to know whether productivity is of acceptable order and whether undue wastages or loss etc. has occurred. Cost record जो होते हैं हमारे वो and the provision of cost audit, कॉस्ट रिकॉर्ड और कॉस्ट ऑडिट का जो प्रोविज़न है वो कैसे डिज़ाइन किया गया है कि वो कॉस्ट कॉन्शियसनेस को बढ़ावा दे, ठीक है।
इन द मैनेजमेंट। कौन करता है कॉस्ट? तो मैनेजमेंट। और ये पता करने के लिए कि क्या प्रोडक्टिविटी इज़ एक्सेप्टेबल ऑर्डर, प्रोडक्टिविटी एक्सेप्टेबल ऑर्डर में है या नहीं, इन इज़ ऑफ एक्सेप्टेबल ऑर्डर एंड वेदर द अनड्यू वेस्टेज, ठीक है ना, अनड्यू वेस्टेज और लॉस हैज़ ऑकर्ड और नॉट, मतलब अनड्यू वेस्टेज जो है और लॉस जो है वो कर हुआ है ना। इट वुड बी यूजफुल टू गो इन टू सम ऑफ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स of cost audit report. In this context, it would be useful to go into some of the specific requirement of cost audit report. In this context, some of the matters and additional information sought through statement of profit and loss provides a basis for making more searching inquiries into such vital matters as consumption of raw materials under broad heads, goods purchased under broad heads, work in progress under broad heads, which exceed 1% of the revenue from operation or rupees 1 lakh, whichever is higher. इस तरह की चीज़ें इनकॉर्पोरेट की गई हैं कॉस्ट ऑडिट में। कॉस्ट ऑडिट तो हमारा पार्ट नहीं है, तो हमने उसको ऊपर से देख लिया कि ज़्यादातर 1% ऑफ द एक्सपेंडिचर, क्या बात की इसने, 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और 1 लाख से ज़्यादा का कहीं आपका जो गुड्स वगैरह जैसे कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल है, जो भी वर्क इन प्रोग्रेस अंडर ब्रॉड हेड्स हैं, एनी आइटम ऑफ इनकम विच एक्सीड 1%, मतलब कोई भी इनकम या एक्सपेंडिचर का पार्ट जो 1% ऑफ रेवेन्यू से एक्सीड करता है या 1 लाख से ज़्यादा, इनको चेक कर लेना चाहिए। अब हम देखेंगे कि प्रोप्राइटरी और एलिमेंट जो कि कारों में है, ठीक है, कारों में कौन से प्रोप्राइटरी एलिमेंट इंक्लूडेड है। प्रोप्राइटरी एलिमेंट अंडर कारो 2020। पहला हम देख रहे हैं कौन सा क्लॉज, क्लॉज नंबर 3। अब हम क्लॉज नंबर 3 इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमको सिर्फ प्रोप्राइटरी के एलिमेंट कहाँ कहाँ दिए वो इसने लिख के दिया और हमको उतने ही पता करने फ़िलहाल कारों में, ठीक है। तो पहला क्या है, वेदर द इन्वेस्टमेंट मेड, ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो उसने किया है, गारंटी जो उसने दी है और सिक्योरिटी जो उसने दी है, एंड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ग्रांट ऑफ ऑल लोन्स, और लोन्स की जो टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। देखो पहला वर्ड क्या है, इन्वेस्टमेंट, ठीक। दूसरा वर्ड क्या है, लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। तो हम दो चीज़ें हैं हमारे पास, दो तरह के हम चीज़ें दे सकते हैं किसी को, या तो हम लोन एंड एडवांस देते हैं या तो इन्वेस्टमेंट देते हैं, ठीक है। तो जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है या लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं वो प्रिजुडिशियल तो नहीं है कंपनी के इंटरेस्ट के, ये पहला पॉइंट है। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो पहले बस दो वर्ड याद करो, कौन से वर्ड है, इन्वेस्टमेंट और लोन्स एंड एडवांसेस। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो सकती है, देखो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्या क्या हो सकती है, गारंटी हो सकती है। देखो हाँ सॉरी एक मिनट, हम इसमें ना कितने वर्ड्स यूज़ करते हैं, 1 2 3, ठीक है। तो 3 और एक चौथा है लोन्स एंड, 4 चीज़ें हमको याद रखनी, इन्वेस्टमेंट, गारंटी और सिक्योरिटी, और चौथा वर्ड है लोन्स एंड एडवांसेस। तो कितने चीज़ें याद रखनी हमको, 4, इन्वेस्टमेंट मेड, गारंटी प्रोवाइडेड और सिक्योरिटी गिवन, ठीक। इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो इसलिए इन्वेस्टमेंट मेड, गारंटी हम प्रोवाइड करते हैं कि हाँ मैं दे दूँगा इसने नहीं दिया तो, और सिक्योरिटी भी हम देते हैं। एंड द टर्म्स एंड, और लोन्स एंड एडवांसेस के लिए क्या वर्ड यूज़ है, टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक। ये सब इंटरेस्ट ऑफ प्रिजुडिशियल तो नहीं है, इंटरेस्ट ऑफ कंपनी के। और यही ऐसे ही पॉइंट हमने पहले वाले में भी पढ़ा था कि लोन्स की टर्म्स एंड कंडीशन प्रिजुडिशियल टू कंपनी ऑफ शेयर होल्डर्स तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर केवल क्या वर्ड यूज़ है, कंपनीज इंटरेस्ट। और ज़रा आप अपने निकाह करम फरमाए तो ऊपर क्या वर्ड यूज़ हुआ था, कंपनी और इट्स मेंबर्स है। अगर ये याद रह जाए तो सोचो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। अब वो तो अभी दिख गया, लेकिन हमेशा थोड़ी ऐसा होगा, तो ये हम याद रखें ज़्यादा बेटर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट तो हमने देख लिया कि भाई साहब इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी, लोन्स की टर्म्स एंड कंडीशन, इन्वेस्टमेंट मेड, गारंटी प्रोवाइडेड, सिक्योरिटी गिवन, ये सब प्रिजुडिशियल टू कंपनी इंटरेस्ट ना हो। इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, इन द नेचर ऑफ लोन्स, वेदर
द शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट हैज़ बीन स्टिपुलेटेड एंड वेदर द रीपेमेंट्स और रिसिप्ट आर रेगुलर। ठीक है, मतलब जो भी हमने लोन दिया ना तो उसका हमने पहले से वो क्या करके रखे हो, हमने उनको वो दे के रखे हो, पहले से हमने क्या किए हो, ये इसका वो, उसका ये, इसका वो। ऐसे नहीं बोलना है यार, थोड़ा अच्छे से बोलो तब तो समझ आएगा। तो हमने क्या बोलना है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स और एडवांसेस के रिस्पेक्ट में, जो कि किस नेचर के हैं, लोन्स इन द नेचर ऑफ लोन्स, वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन, ऐसे एडवांसेस या लोन जो कि नेचर जिसका है लोन, उसमें हमको क्या देना है, शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट। रीपेमेंट दो ही चीज़ों का था, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का, ठीक है ना, ऑफ प्रिंसिपल एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ये चीज़ हमको स्टिपुलेट की हमें बताई गई है। एंड वेदर द रीपेमेंट्स और रिसिप्ट्स आर रेगुलर, और जो रीपेमेंट और रिसिप्ट है वो रेगुलर हैं या नहीं है, ये हम पता करना है। पहले वाले में हमने क्या देखे, इन्वेस्टमेंट के बारे में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट और ऐसे लोन जो कि या फिर गारंटी और सिक्योरिटी की बात करते तो वो कंपनी के इंटरेस्ट में होना चाहिए, प्रेजुडिशियल नहीं होना चाहिए इंटरेस्ट के। इसमें हम बात करें कि जो लोन्स एंड एडवांसेस हैं वो, उसमें उनको दो चीज़ फुलफिल करनी है। सबसे पहले क्या कि भैया उसके जो इंटरेस्ट और पेमेंट का शेड्यूल है ना, रीपेमेंट का, वो पहले से जो है स्टिपुलेट हो, ठीक, और उसका पेमेंट रेगुलर होता हो। इफ़ द अमाउंट इज़ ओवर ड्यू, मान लो कि अमाउंट जो है ओवर ड्यू है, स्टेट द टोटल अमाउंट ओवर ड्यू। अगर मान लो ओवर ड्यू है तो उसको क्या लिखना है, स्टेट द टोटल अमाउंट ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 days एंड वेदर रीजनेबल स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द कंपनी फॉर रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। अब ऐसा दिखा के तो आपने कोई तीर नहीं मार लेना है कि जो 90 डेज से ज़्यादा है, ये देखो ये देखो, ऐसे नहीं। आपने उसके साथ उसको ये भी बताना कि आपने रिकवरी के स्टेप्स लिए हो कि भाई किस चीज़ की रिकवरी के, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की रिकवरी के। वेदर द कंपनी हैज़ ग्रांटेड एनी लोन्स और एडवांस इन नेचर ऑफ लोन्स आइदर रीपेबल ऑन डिमांड और विदाउट स्पेसिफाइंग एनी टर्म्स और पीरियड ऑफ रीपेमेंट, मतलब लोन ऑन डिमांड। ठीक, ऑन डिमांड। वेदर द कंपनी हैज़ ग्रांटेड, मतलब क्या कंपनी ने ऐसे लोन दिए हैं जो कि ऑन डिमांड है, या फिर किसी एक स्पेसिफिक और विदाउट स्पेसिफाइंग द टर्म्स ऑफ और पीरियड ऑफ रीपेमेंट, या तो ऑन डिमांड है तो बोल ही दिया, या फिर बताया नहीं कि टर्म्स ऑफ, इफ सो, अगर ऐसा हुआ है तो ऐसी चीज़ों की एग्रीगेट अमाउंट, परसेंटेज और टोटल लोन्स ग्रांटेड, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड टू प्रमोटर रिलेटेड पार्टी। हाँ, इसको वैसे समझते हैं। वेदर द कंपनी हैज़ ग्रांटेड एनी लोन्स और एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन्स आइदर रिपेबल ऑन डिमांड और विदाउट स्पेसिफाई एनी टर्म्स और पीरियड ऑफ रिपेमेंट, अगर ऐसा है तो स्पेसिफाई करो क्या, उसका एग्रीगेट अमाउंट, परसेंटेज और परसेंटेज किसका, टोटल लोन जो आपने दिए हैं उससे। ठीक है, उसका परसेंटेज दो, ऐसे लोन का मतलब ऑन डिमांड लोन का आपको परसेंटेज देना है टू द टोटल लोन्स। ठीक है, और ऐसे लोन जो कि इनमें से जो लोन प्रमोटर को दिए हैं, रिलेटेड पार्टी को दिए हैं। ठीक, अब टू द टोटल, मुझे जो समझ में आया, मैं पक्का नहीं बताऊँ, हमें इसका परसेंटेज दो तरीके से दिखाना है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसके परसेंटेज को दो तरीके से दिखाना है। पहला तरीका ये है कि उसके परसेंटेज को दिखाओ आप टोटल लोन्स ग्रांटेड से, फिर उसी परसेंटेज को आप दिखाओ उन लोन से जो कि आपने दिए प्रमोटर को, रिलेटेड पार्टी को, या प्रमोटर को या रिलेटेड पार्टी को। ठीक है, इन दो परसेंटेज से आपको दिखाना है। तो अब मेरा जो इंटरप्रिटेशन है वो तो यही है कि हमको वो परसेंट जो दिखाना है वो हमको दो चीज़ों के लिए दिखाने हैं। तो सबसे पहले, दो चीज़ें नहीं, तीन चीज़ों के लिए। सबसे पहले परसेंटेज ऑफ टोटल लोन का कितना परसेंट है, दूसरा है रिलेटेड पार्टी का कितना है, और तीसरा प्रमोटर का कितना है। ठीक, ये हो गया हमारा क्लॉज नंबर 3। तो क्लॉज नंबर 3 में लोन और एडवांसेस की बात हुई थी। पहले क्लॉज में बोला था कि वो प्रिजुडिशियल तो नहीं है, दूसरे में हमने देखा था कि जो भी लोन्स दिए हैं उसकी शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट लिखा हुआ हो और उसकी वो रेगुलरली आती हो। फिर 90 डेज से ज़्यादा की अगर ओवर ड्यू हो तो हमको क्या लिखना है, उसकी अमाउंट और कितने मतलब ओवर ड्यू है, मतलब वो हमने जो भी स्टेप लिए हैं प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की रिकवरी के। उसके बाद आखिरी पॉइंट था क्या, लोन्स एंड एडवांसेस इन द नेचर ऑफ, मतलब अगर वो डिमांड वाले लोन हैं या फिर बिना किसी स्पेसिफाइड रिपेमेंट
शेड्यूल के दिए हुए लोन है, तो हमको दिखाना है क्या उसकी एग्रीगेट अमाउंट और साथ साथ उसका परसेंटेज दिखाना है। अब मेरे हिसाब से उसका परसेंटेज दिखाना है हमको दो चीज़ों से। पहला परसेंटेज हमको दिखाना है क्या टोटल लोन से, और दूसरा हमको दिखाना है कि वो कितना परसेंट है ऐसे लोन से जो हमने प्रमोटर या रिलेटेड पार्टी को दिया। उसका दूसरा इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है कि हमको दिखाना है उसका एग्रीगेट अमाउंट, परसेंटेज ऑफ टोटल लोन से परसेंटेज, और वो लोन भी दिखा दो जो प्रमोटर या रिलेटेड पार्टी। लेकिन मुझे ये इतना सही नहीं लगता। अब आता है क्लॉज नंबर 4। 3 हम देख चुके हैं, अब आ रहे हैं हम क्लॉज नंबर 4 पे। इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स, इन्वेस्टमेंट, गारंटीज एंड सिक्योरिटीज वेदर प्रोविजन ऑफ 185 एंड 186, ये अभी हमारे काम के नहीं, इसको हम छोड़ दें। 185 और 186 फॉलो किया है कि नहीं। वेदर एनी ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ कंपनी, ऐसा कोई ट्रांजेक्शन जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं है, है ना। वेदर एनी ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ एंट्री हैव बीन सरेंडर्ड और डिस्क्लोज्ड एज इनकम ड्यूरिंग द ईयर इन टैक्स असेसमेंट, मतलब टैक्स असेसमेंट में आपने डिस्क्लोज कर दिया है इनकम टैक्स को, लेकिन आपने इधर पे डिस्क्लोज नहीं किया है। तो इफ़ सो वेदर द प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड आइटम हैज़ बीन प्रॉपरली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर, आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया है या नहीं। फिर आते हैं क्लॉज नंबर 9। वेदर द कंपनी इज डिक्लेयर्ड विलफुल डिफ़ॉल्टर, अगर कंपनी को विलफुल डिफ़ॉल्टर दर्ज करा दिया है, कौन करेगा, बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर किसी भी लेंडर ने उसको विलफुल डिफ़ॉल्टर बता दिया, तो इस चीज़ का डिस्क्लोजर होना चाहिए। वेदर द टर्म्स ऑफ लोन वर अप्लाइड फॉर द पर्पस फॉर विच द लोन वर, जिस पर्पस के लिए लोन लिए थे उसी पर्पस के लिए उसको अप्लाई किया है या नहीं। अगर नहीं तो जो डाइवर्टेड है, ठीक है। इफ़ नॉट द अमाउंट ऑफ लोन सो डाइवर्टेड एंड द पर्पस फॉर विच इट इज़ यूज मे बी रिपोर्टेड, मे बी रिपोर्टेड, इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। मे बी रिपोर्टेड लिखा क्या है, मे बी रिपोर्टेड। तो एकदम से जल्दी जल्दी बढ़ने के पहले ना ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखना, बड़े बड़े चैप्टर में छोटी छोटी चीज़ें मिस हो जाती हैं। वेदर फंड्स रेज्ड ऑन शॉर्ट टर्म, तो जो शॉर्ट टर्म बेसिस पे हमने फंड रेस किए हैं वो यूटिलाइज तो नहीं कर लिया हमने लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए। अगर हाँ तो क्या बताना है, द नेचर एंड अमाउंट टू बी इंडिकेटेड, फिर तो ये इंडिकेट करना ही है, नेचर एंड अमाउंट टू बी इंडिकेटेड। क्या क्या इंडिकेट करना है, नेचर और अमाउंट। लेकिन अगर मान लो कि वो हमने अप्लाई कर लिया है दूसरे पर्पज़ के लिए, तो फिर इस केस में हमको क्या बताना है, पर्पस फॉर विच इट इज़ डाइवर्टेड मे बी द अमाउंट ऑफ द लोन सो डाइवर्टेड एंड द पर्पस ऑफ विच इट इज़ यूज्ड मे बी रिपोर्टेड, वहाँ पर मे बी है और यहाँ पर तो टू बी इंडिकेटेड ही है। फिर वेदर द कंपनी हैज़ टेकन एनी फंड्स फ्रॉम एनी एंटिटी, क्या कंपनी ने किसी एंटिटी से फंड या फिर पर्सन से लिया है ऑन अकाउंट ऑफ इट टू मीट द ऑब्लिगेशन ऑफ इट सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर। अगर ऐसा है तो इसकी क्या देनी है, डिटेल्स देयर ऑफ, और डिटेल में क्या क्या देना है, नेचर ऑफ सच ट्रांजेक्शन एंड द अमाउंट इन ईच केस। तो अगर किसी सब्सिडरी के लिए ली है तो हमको क्या क्या देना है, नेचर और उसका अमाउंट, नेचर और अमाउंट, नेचर और अमाउंट, नेचर और। अच्छा हर इसमें ना सबसे पहले सोचना क्या मैं अमाउंट दे सकता हूँ, ठीक है, क्या मैं नेचर देख सकता हूँ, बस। तो ये 3 पॉइंट तो ऐसे हो जाएंगे। पहले वाले में अमाउंट सिर्फ है, अब इसका कोई नेचर तो है नहीं, मतलब नेचर नहीं है लेकिन पर्पस है, तो नेचर की जगह हम वर्ड यूज़ कर देंगे पर्पस। सेकेंड वाले में क्या है, शॉर्ट टर्म को अगर हमने लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर लिया है तो फिर इसमें क्या करेंगे हम, नेचर और अमाउंट दोनों दे सकते हैं। और उसके बाद जो आता है कि सब्सिडरी, तो इसमें भी नेचर और अमाउंट हमको हर केस में दिखाना है। वेदर द कंपनी हैज़ रेज लोन्स ड्यूरिंग द ईयर ऑन प्लेज ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड इन इट्स सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर और एसोसिएट कंपनी। मतलब देखो उसने तो लोन लिया, ठीक है ना, उसने तो लोन लिया, लेकिन प्लेज में क्या दिया, सिक्योरिटी ऑफ सब्सिडरी की, जॉइंट वेंचर, यानी पापा ने लोन लिया और अपने बच्चे के एसेट को एज अ सिक्योरिटी शो किया। ये अगर ऐसा हुआ है तो गिवन डिटेल्स देयर ऑफ एंड ऑल्सो, तो इसमें क्या करना है, हमको डिटेल्स देना है और रिपोर्ट करना है। इफ़ द कंपनी हैज़ डिफॉल्टेड इन द रिपेमेंट ऑफ सच लोन्स रेज्ड, यहाँ कहीं में यूज़ वॉज नहीं हुआ, यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ हुआ है, गिव। अब तो बेटा देना ही है, ठीक है ना, अब तो बेटा देना ही है अगर उसने रिपेमेंट के डिफ़ॉल्ट किया है तो। क्लॉज नंबर 10, वेदर द मनी रेज बाय वे ऑफ, कैसे हमने रेज किया है, कौन सा मनी, वेदर द मनी रेज बाय वे ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफर और फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल यानी पहली बार जो सिक्योरिटी है, फर्दर यानी बीच में।
वर अप्लाइड, तो वो इसी पर्पज़ के लिए अप्लाइड की हैं जिसके लिए वो रेस की गई थी। अगर ऐसा नहीं है तो क्या लिखोगे, अब तुम खुद ही बताओ भाई। डिटेल्स टुगेदर विथ डिलेज और डिफ़ॉल्ट, भाई हो सकता है उसने यूज़ ना किया हो या फिर डिफ़ॉल्ट ही कर दिया। और सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन अगर कुछ किया है तो इफ़ एनी एज में बी एप्लीकेबल टू बी रिपोर्टेड। तो इस क्लॉज को हमको थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना है कि इसमें कुछ नई चीज़ आ रही है। सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन तो नहीं किया है, सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन तो नहीं किया है, सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन तो नहीं किया है। तो डिटेल्स टुगेदर विद डिलेज और डिफ़ॉल्ट, क्या डिटेल्स टुगेदर विद डिलेज और डिफ़ॉल्ट, डिटेल्स टुगेदर विद डिलेज और डिफ़ॉल्ट, मतलब डिले भी किया हो सकता है या फिर डिफ़ॉल्ट ही कर दिया। तो दोनों चीज़ की डिटेल हमको देनी है। और अगर कोई सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन है तो वो भी रिपोर्ट करना है। वेदर द कंपनी हैज़ मेड एनी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, अगर कंपनी ने कोई प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट किया है तो इस केस में हमको क्या करना है, रिक्वायरमेंट चेक करनी है सेक्शन नंबर 42 की और 62 की। और जो फंड रेस किया है वो उसी पर्पज़ के लिए यूज़ हुए हैं कि नहीं जिसके लिए वो रेस किए गए थे। और अगर नहीं किए हैं तो हमको क्या देना है, डिटेल इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व एंड नेचर ऑफ नॉन कंप्लायंस। क्लॉज नंबर 11, ये बच्चे को भी अभी बात करना है, क्या कह सकते हैं यार, लेकिन हम रुक नहीं सकते हैं। वेदर एनी फ्रॉड बाय द कंपनी, कोई भी फ्रॉड अगर कंपनी द्वारा किया गया है, और एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी, अब ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्लॉज है। क्या 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 कोई फ्रॉड जो कंपनी ने किया या फिर कंपनी के ऊपर हुआ और वो रिपोर्ट हुआ हो या फिर नोटिस किया गया हो, क्या हुआ हो, रिपोर्ट किया गया हो या नोटिस किया गया हो। अगर आंसर यस है तो इसको क्या देना है, नेचर एंड अमाउंट इन्वॉल्व इन इंडिकेटेड, ठीक है, कुछ खास नहीं है। वेदर एनी रिपोर्ट अंडर सब सेक्शन 12 of section 143 of the Companies Act has been filed by the auditor in form ADT4, ये वो फ्रॉड है जो ऑडिटर डिस्कवर करता है। तो ये हुआ है तो फिर बस हमको चेक करना है कि हुआ है नहीं, हाँ या नहीं, बस लिखना है बस। वेदर द ऑडिटर, क्या ऑडिटर हैज़ कंसिडर विसल ब्लोअर कंप्लेंट, क्या उसने विसल ब्लोअर कंप्लेंट को देखा है या नहीं। इफ़ एनी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर बाय कंपनी, तो तीन चीज़ें उसको देखनी है फ्रॉड के केस में। फ्रॉड वाला जो कॉलम है उसका है 11, ठीक है, 1111। तो फ्रॉड वाले में हमको क्या देखना है कि कंपनी ने अगर कोई फ्रॉड किया हो या कंपनी के ऊपर किसी ने फ्रॉड किया हो जो कि नोटिस हुआ हो या फिर रिपोर्ट हुआ हो, तो नेचर और उसका अमाउंट बताना है। फिर अगर ऑडिटर ने कोई फॉर्म ADT4 में बताया तो वो भी चेक कर लेना है। और आखिरी विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, उसको भी चेक करना है। वेदर ऑल द ट्रांजेक्शन, क्या हर ट्रांजेक्शन जो कि रिलेटेड पार्टीज़ के साथ हुआ है वो कंप्लायंस है 177 और 188 ऑफ द कंपनीज एक्ट वेयर एप्लीकेबल, और डिटेल डिस्क्लोज की है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो इसमें बेटा अगर नंबर चाहिए तो दो चीज़ लिख लेना। पहली, सेक्शन 177 और 188 तो चेक करना ही है, लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड भी है तो वो भी चेक करना है, ठीक है। तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का नंबर फ़िलहाल मेरे को याद नहीं है, जो भी होगा पढ़ते समय देख लेंगे। लेकिन इसमें हमें दो चीज़ की कंप्लायंस चेक करनी है, और वो दो चीज़ क्या है, दो चीज़ सिंपल, दो चीज़ है एकदम सिंपल वाली, ऑडिट एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और 177 और 188 ऑफ द कंपनीज एक्ट। फिर वेदर द कंपनी हैज़ एंटर्ड इनटू एनी नॉन कैश ट्रांजैक्शन, क्या कंपनी ने कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन में आई है, किसके साथ, डायरेक्टर और पर्सन कंसल्ट विथ हिम, डायरेक्टर या उसके किसी दोस्त के साथ। एंड इफ सो, क्या सेक्शन नंबर 192 फॉलो किया या नहीं। तो ये दो सेक्शन है, बस सेक्शन याद करने, 192 ऊपर वाला तो याद ही, 177 ये भी। वेदर देयर हैज़ बीन एनी रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, क्या कोई रेजिग्नेशन हुआ है स्टैट्यूटरी ऑडिटर का ड्यूरिंग द ईयर, और अगर हाँ तो क्या उस ऑडिटर ने कंसिडरेशन में लिया द इश्यूज, ऑब्जेक्शंस और कंसर्न्स रेज बाय द आउटगोइंग ऑडिटर। ये हमको याद रखना है। क्या याद रखना है, इफ़ सो, क्लॉज नंबर कौन सा है, 18, क्लॉज नंबर 18।
वेदर देयर हैज़ बीन एनी रेजिग्नेशन, क्या रेजिग्नेशन हुआ है किसका, पिछले स्टैट्यूटरी ऑडिटर का, कब, इस साल, अगर हाँ, वेदर द ऑडिटर हैज़ टेकन इनटू कंसिडरेशन, क्या ऑडिटर ने ये कंसिडरेशन में लिया है क्या, इश्यूज, ऑब्जेक्शन या फिर कंसर्न रेज बाय ऑडिटिंग बाय आउटगोइंग ऑडिटर, उसने कोई इशू, जो भी इशू किसने रेज किए थे, पिछले ऑडिटर ने, इशू, ऑब्जेक्शंस या फिर कंसर्न, उसको उसने अपने टेक अकाउंट कर लेना है, ठीक। फ्रॉम द अबोव एनालिसिस, ऊपर के एनालिसिस से ये बात तो क्लियर है कि कंपनीज एक्ट वी ऑलरेडी हैव टूल्स विच ब्रिंग अबाउट अ ब्लेंडिंग ऑफ प्रोप्राइटरी ऑडिट विथ नॉर्मल ऑडिट, ठीक है। तो कंपनी ऑडिट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो नॉर्मल ऑडिट से और प्रोप्राइटरी ऑडिट से मिलती जुलती हैं, जो कि हमें ट्रू और फेयर व्यू प्रेजेंट करने में हेल्प करती है। हाउएवर अ वर्ड ऑफ क्वेश्चन इज नेसेसरी इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। द ऑडिट कंडक्टेड बाय द CAG इज अ रूल, जो ऑडिट CAG करता है वो तो क्या है, रूल, ठीक है। फिर से एक बार शुरू से देखिए, फ्रॉम द अबोव एनालिसिस इट इज़ क्लियर, क्या चीज़ क्लियर है कि कंपनीज एक्ट में बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो कि ब्लेंड कर देते हैं प्रोप्राइटरी ऑडिट को नॉर्मल ऑडिट के साथ, यानी नॉर्मल ऑडिट और प्रोप्राइटरी ऑडिट को एक साथ लेके आ जाते हैं। ऐसे बहुत से एलिमेंट्स हैं जो कि हमने ऊपर देख लिए, जिससे कि हम एक ओपिनियन दे सके जो कि ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कि नहीं, इस बात का प्रूफ है, ठीक। प्रूफ तो नहीं है, रीजनेबल एश्योरेंस है। हाउएवर, लेकिन एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन नेसेसरी है इस बात के लिए, तो क्या है वो वर्ड ऑफ क्वेश्चन, जो ऑडिट CAG करता है वो तो एक रूल, प्रोसीजर एंड प्रोप्राइटरी बेस्ड है, एंड ऑफन इट इज सेड दैट डिजायर्ड फ्लेक्सिबिलिटी इज लैकिंग, मतलब वो तो एक रूल रेगुलेशन जो भी उसने बोला ना उसके हिसाब से चलता है वो ऑडिट, ठीक है। और वो क्या कहता है कि कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी लैकिंग होती है, काहे में, सिस्टम में और उसके सिस्टम में, एंड इसके कारण क्या हुआ है, लार्ज मेजर ऑफ लैक ऑफ रैपिड बिटवीन द ऑडिटर एंड ऑडिट यूनिट, ठीक है। रैपिड मतलब उनके बीच में तनाव की ऐसी स्थिति। इन टर्न दिस हैज़ टेंडेड टू फॉस्टर अ टेंडेंसी, इसने क्या किया है कि एक टेंडेंसी बनाई है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बीच में, किसके बीच में, टू जस्ट कन्फर्म टू रूल्स एंड प्रोवाइड टू शो कंप्लायंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोप्राइटरी, केवल और केवल कंप्लायंस बेस्ड ऑडिट हो के रह के आएगी, मैंने वो अब गवर्नमेंट ऑफिशियल जो भी है ना वो बस सिर्फ कंप्लायंस देखते हैं अपनी, कि मेरी कंप्लायंस पूरी हो गई है तो इट्स वेल एंड गुड, ठीक है। मतलब काम सिर्फ पेपर्स में हो रहा है, ऐसा आप कह लो कि इससे एक टेंडेंसी आ गई है कि वो, क्योंकि वो तो रूल और रेगुलेशन और सिस्टम पे बेस्ड है तो वो वही चीज़ हर बार करेगा, तो अब ये जो ऑफिसर्स हैं ये केवल और केवल उन चीज़ों पर रिलाई करते जाएंगे इन गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ इनॉर्मस अमाउंट इन्वॉल्व एंड मैसिव वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन। गवर्नमेंट में क्या होता है, बहुत सारे अमाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं और मैसिव वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, एंड इन व्यू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। अच्छा, हमने एक चीज़ छोड़ दिया, दिस इज़ नॉट इंटेंडेड टू belittle the contribution of this audit in ensuring appropriate use of fund of government. This is not intended to belittle the contribution of this audit, मतलब ये इंटेंशन है कि इस ऑडिट का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है किस चीज़ को इंश्योर करने में कि यूज़ ऑफ फंड सही से हुआ है या नहीं, ठीक है। इन गवर्नमेंट, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मैसिव अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं और इनॉर्मस अमाउंट भी इन्वॉल्व होते हैं, इन और पब्लिक इंटरेस्ट का खतरा भी है, इट इज़ बट नेसेसरी। तो ये क्या है, एक नेसेसिटी है कि कंप्लायंस करें हम रूल से, इंसिस्टेड अपॉन, मतलब हमको रूल से कंप्लायंस इंसिस्ट करानी ही पड़ेगी, नॉन कंप्लायंस इंक्वायर करनी चाहिए, ठीक है। रूल से कंप्लायंस इंसिस्ट करनी है और नॉन कंप्लायंस को क्या करना है, इंक्वायर्ड इन टू, रूल से क्या करनी है, इंसिस्ट करना है हमको कि कंप्लायंस हो रूल से, और नॉन कंप्लायंस को बाहर करना है। बट द बेनिफिट डिराइव, लेकिन जो बेनिफिट डिराइव हो रहा है इस लीस्ट पार्टली ऑफसेट, मतलब इज लीस्ट पार्टली ऑफसेट बाय द एलिमेंट ऑफ डिस्ट्रस्ट एंड ऑफन द ट्रूथ रिमेन्स बरीड। पर लेकिन किंतु परंतु जो बेनिफिट है इज एट लीस्ट पार्टली ऑफसेट, लेकिन कुछ ना कुछ हद तक तो वो ऑफसेट हो जाता है बाय एलिमेंट ऑफ डिस्ट्रस्ट
एंड ऑफन द ट्रूथ रिमेन्स बरीड, डिस्ट्रस्ट के कारण वो कहीं ना कहीं बरी रह जाता है। एज मैंशन अर्लियर, accepting the directions of C&AG under Companies Act, the rest of the provisions are applicable equally to government and non-government companies. Whatever elements of proprietary are discernible in them, ठीक है, are also present in audit of non-government company. जो as mentioned earlier, accepting the directions of C&AG under the Companies Act, हमने अगर एक्सेप्टिंग मतलब उनके डायरेक्शन को अलग कर दो CAG के जो कंपनीज एक्ट में, द रेस्ट ऑफ द प्रोविज़न एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनी, बाकी के जो भी प्रोविज़न है जो कि एप्लीकेबल है गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट कंपनीज को, वो तो सभी को सेम है। वट एवर एलिमेंट ऑफ प्रोप्राइटरी आर डिस्क्रिमिनेबल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन ऑडिट ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, जो भी नॉन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि वो तो एक ही से है ना, जो भी डायरेक्शन है ऑडिट के। The direction generally known as C&AG's direction, however, exclusively applicable to audit of government company, ये तो हमको पता ही है। प्रोप्राइटरी ऑडिट की क्या प्रॉब्लम्स है, बड़ा ही बोरिंग टॉपिक है, अगर इसको कर लिया तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन उसके पहले ना एक आखिरी टॉपिक है, उसको निपटा लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे प्रोप्राइटरी ऑडिट में क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो आखिरी टॉपिक क्या है, क्योंकि हम बोर होने वाला गारंटीड है उसमें। ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल टू फैसिलिटेट अ प्रॉपर कंसिडरेशन, एक प्रॉपर कंसिडरेशन को फैसिलिटेट करने के रिपोर्ट्स ऑफ C&AG ऑन ऑडिट ऑफ PSU के ऑडिट पे जो हमारी रिपोर्ट है किसकी, C&AG की, वो प्रेजेंट होती है कहाँ, पार्लियामेंट में, जो कि छोटे छोटे पार्ट्स में प्रेजेंट होती है। तो जो अब हम रिपोर्ट बना चुके हैं ना, अब हम ये पढ़ रहे हैं कि वो रिपोर्ट कैसे प्रेजेंट होती है, तो वो होती है पार्ट में। सबसे पहला पार्ट क्या कहलाता है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होगा, एक जनरल रिव्यू होगा। क्या होगा, जनरल रिव्यू, किस चीज़ का, वर्किंग रिजल्ट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, जो भी गवर्नमेंट कंपनी के वर्किंग के रिजल्ट है वो। और हमने याद किए थे कि नंबर चाहिए, तो यहाँ पे एक और वर्ड क्या लिखना है, डीम गवर्नमेंट कंपनीज एंड कॉरपोरेशन। तो भूल ना जाना, वादा निभाना, और वादा ये है कि हम भूलेंगे नहीं, और वही तुम निभाना भूल जाते हो। तो यहाँ पर दो चीज़ यूज़ करनी है, गवर्नमेंट कंपनी एंड डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी। तो सबसे पहला पार्ट क्या है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हमेशा कैसा होता है, जनरल रिव्यू होता है। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, जनरल रिव्यू, किस बात का, वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट रिजल्ट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, वर्किंग रिजल्ट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, डीम गवर्नमेंट कंपनी एंड कॉरपोरेशन, ठीक है। दूसरा, रिजल्ट्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल ऑफ सिलेक्टेड अंडरटेकिंग डन बाय ऑडिट बोर्ड। एक पहले तो हमने देखा इंट्रोडक्शन में कि जनरल रिव्यू हो गया कि वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज कैसा हुआ, पहली पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में हमने देखा कि अगर कोई रिजल्ट कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल किया गया, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट किया गया है किसका, किसी सिलेक्टेड अंडरटेकिंग का, जो कि ऑडिट बोर्ड ने किया है, तो उसके रिजल्ट को देखना है। क्या देखना है, रिजल्ट। फिर रिज्यूम, फिर क्या देखना है, रिज्यूम, IRR, इंट्रोडक्शन, रिजल्ट, रिज्यूम। रिज्यूम ऑफ गवर्नमेंट्स ऑडिटर ऑफ कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट सबमिटेड बाय देम अंडर डायरेक्शन इशूड बाय C&AG and that comments on the accounts of government companies. रिज्यूम ऑफ कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट, मतलब कंपनी ऑडिटर के रिपोर्ट के ऊपर रिज्यूम। और किस, अंडर द डायरेक्शन इशूड बाय C&AG, ठीक है ना। तो C&AG ने जो डायरेक्शन थे उस बेसिस पे अगर ऑडिटर की जो भी रिपोर्ट है, और कमेंट ऑन अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, ये भी चीज़ों को डिस्कस करना। अब ये मुझे ज़्यादा समझ नहीं आया, सॉरी, पर फिलहाल तो ये कुछ समझ नहीं आया। तो पहली चीज़ लेकिन इंट्रोडक्शन था, वो हमको समझ में आ गया, जिसमें हमको कह देना है जनरल रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज एंड टीम गवर्नमेंट कंपनी। दूसरी बात है रिजल्ट। रिजल्ट किस बात का, अगर कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल हुआ किसी सिलेक्टेड अंडरटेकिंग का। फिर रिज्यूम ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट, बस इतना ही याद रख लेता है। और वो अगर किसी डायरेक्शन के अंडर है C&AG के, ठीक है। सिग्निफिकेंट रिजल्ट ऑफ ऑडिट ऑफ अंडरटेकिंग नॉट टेकन अप फॉर अप्रेजल बाय ऑडिट बोर्ड। सिग्निफिकेंट रिजल्ट ऑफ ऑडिट ऑफ द अंडरटेकिंग नॉट टेकन अप बाय अप्रेजल, मतलब कुछ ऐसी ऑडिट अंडरटेकिंग जिसका रिजल्ट सिग्निफिकेंट, सिर्फ रिजल्ट हम चेक करेंगे, ऐसी ऑडिट अंडरटेकिंग का
जो कि हमने अप्रेजल में नहीं लिए हैं ऑडिट बोर्ड द्वारा, मतलब जो जिनका ऑडिट अप्रेजल नहीं हुआ है, ऐसी कंपनी के सिर्फ रिजल्ट, सिग्निफिकेंट रिजल्ट को हम वो कर लेंगे। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन हो गया, जिसमें हमने देख लिया कि भैया जनरल रिव्यू हो गया, वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी एंड डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी। दूसरे में हमने रिजल्ट देखे किसका, अगर कोई स्पेसिफिक सिलेक्टेड अंडरटेकिंग का ऑडिट कराया गया है तो। और तीसरे में हमने देखे रिज्यूम ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, ये हमको नहीं समझ में आया। अब फिर चौथा भी ऐसे कुछ खास समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी याद तो कर लें, सिग्निफिकेंट रिजल्ट ऑफ ऑडिट ऑफ अंडरटेकिंग, ऐसी अंडरटेकिंग जिनका ऑडिट नहीं हुआ है अप्रेजल बाय ऑडिट बोर्ड, तो उनका केवल और केवल सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट अंडरटेकिंग ये हमको लेना है। फॉर सर्टेन स्पेसिफाइड स्टेट द C&AG सबमिट्स अ सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, टू लेजिस्लेचर, वाइल फॉर अदर स्टेट यूनियन विद द लेजिस्लेचर देयर इज अ कमर्शियल चैप्टर इन मेन ऑडिट रिपोर्ट। ये क्वेश्चन आ सकता है। फॉर सर्टेन स्पेसिफाइड स्टेट, कुछ जो स्पेसिफाइड स्टेट है, कौन सी है ये हमको नहीं पता है, ठीक है। फॉर सम स्पेसिफाइड स्टेट्स, कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिनके लिए C&AG सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट देता है, सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट, और किसको देता है, लेजिस्लेचर को। बाकियों के लिए क्या होता है, वाइल फॉर अदर स्टेट्यूज या फिर यूनियन टेरिटरी देयर इज़ अ कमर्शियल चैप्टर, क्या होता है, कमर्शियल चैप्टर, किस में होता है, मेन ऑडिट रिपोर्ट में। The state audit report contains both the result of audit appraisal of performance of selected companies as well as important individual instances of financial irregularities, wasteful expenditure, deficiencies जो कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने दिखाई है, एंड अ जनरल रिव्यू ऑफ वर्किंग रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज एंड कॉरपोरेशन। अब यहाँ पर ये जो एंड शब्द का यूज़ हुआ है ये किस लिए हुआ है, इसको देखने के लिए हमको फिर से इसको पढ़ना पड़ेगा। द स्टेट ऑडिट रिपोर्ट, पहले ये सब फालतू चीज़ें हटाते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं। क्या कोशिश करते हैं, पता करने की, क्या करने की, पता। द स्टेट ऑडिट रिपोर्ट्स, जो स्टेट की ऑडिट रिपोर्ट्स होती है उसमें दो रिजल्ट्स होते हैं, बोथ द रिजल्ट्स ऑफ, एक तो हो गया ऑडिट अप्रेजल, किसका, ऑफ परफॉर्मेंस, ऑफ किसकी परफॉर्मेंस, सिलेक्टेड कंपनी या फिर कॉर्पोरेशन, एज वेल एज इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल इंस्टेंसेस, कि कोई इंडिविजुअल इंस्टेंस तो नहीं किस चीज़ के, इरेगुलरिटी के, इंडिविजुअल इंस्टेंसेस तो नहीं है किस चीज़ के। देखो पहली चीज़ हमने क्या देखी, बोथ द रिजल्ट्स ऑफ, मतलब दो चीज़ के रिजल्ट हमको चेक करने हैं, ऑडिट अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस, पहला परफॉर्मेंस ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज एज वेल एज इम्पॉर्टेंट इंस्टेंसेस ऑफ इरेगुलरिटी, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, deficiency noticed by statutory return, and a general review of working results of government companies and corporation। देखो अब यहाँ पे जो एंड वर्ड यूज़ हुआ है ना, वो मैं पक्का बता रहा हूँ वो यूज़ किसके लिए हुआ है, एंड अ जनरल रिव्यू ऑफ वर्किंग रिजल्ट। देखो पहला क्या है, रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट अप्रेजल, और दूसरा क्या है, वर्किंग रिजल्ट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज एंड कॉरपोरेशन। दो टाइप के रिजल्ट हमको स्टेट ऑडिट रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट होते हैं। कितने टाइप के रिजल्ट इनकॉर्पोरेट होते हैं, दो टाइप के, बोथ रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट अप्रेजल। पहला रिजल्ट किस चीज़ का है, ऑडिट अप्रेजल का रिजल्ट, जो कि परफॉर्मेंस चेक करेगा किसकी, सिलेक्टेड कंपनी, ठीक है, और एज वेल एज, मतलब ये उसी में पॉइंट है, पहला रिजल्ट बोथ द रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सिलेक्टेड कंपनी एज वेल एज इम्पोर्टेंट इंडिविजुअल इंस्टेंसेस, सिलेक्टेड कंपनीज के इम्पोर्टेंट इंडिविजुअल इंस्टेंसेस के बारे में, बुरी चीज़ों के बारे में। तो बुरी चीज़ें मतलब क्या, इरेगुलरिटी, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, सिस्टम डेफिशिएंसी, जो कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने पाई है, एंड अ जनरल रिव्यू ऑफ वर्किंग रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी एंड कॉरपोरेशन। और दूसरा क्या है, जनरल रिव्यू। फिर से एक बार आते हैं शुरू से, IRR, IRR, ठीक है। पहला है इंट्रोडक्शन, जिसमें क्या होगा, जनरल रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, और भूल ना जाना डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी एंड कॉरपोरेशन। दूसरा पॉइंट था क्या, रिजल्ट किसके, स्पेसिफिक, अगर किसी का ऑडिट कराया गया है तो सिलेक्टेड अंडरटेकिंग का बाय ऑडिट बोर्ड। तीसरा हमने देखे थे कि रिज्यूम ऑफ कंपनीज ऑडिटर, जो हमको समझ में नहीं आया था, रिपोर्ट, ठीक।
चौथा हमने देखे थे कि सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट ऑफ अंडरटेकिंग नॉट टेकन अप फॉर अप्रेजल बाय ऑडिट बोर्ड। ठीक, सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट ऑफ अंडरटेकिंग नॉट टेकन अप फॉर अप्रेजल बाय ऑडिट बोर्ड। ऐसी सिग्निफिकेंट रिजल्ट कुछ उन ऑडिट अंडरटेकिंग्स का जिनका अप्रेजल फंक्शन नहीं किया गया है ऑडिट बोर्ड द्वारा। ठीक, अब ये सबसे ज़्यादा बोर टॉपिक, लेकिन ये एग्ज़ाम में आ गया तो भाई अच्छा बंदा इसमें कुछ नहीं लिख पाएगा, ये बात की गारंटी मेरी। लेकिन अगर हमने इसको अच्छे से लिख लिए तो भाई नंबर ही नंबर होंगे, इम्प्रेशन